मैं अपने घर से बाहर आई तो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े ज़रूरी सिलवाने थे। मैंने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए नए कपड़े खरीदे थे, मगर कोई टेलर फ्री नहीं था। मैं बाजार गई ताकि कोई नया टेलर ढूंढ कर सके अपने कपड़े सिलवा सकूं। ज़्यादातर मैं अच्छी दुकानों से कपड़े बनवाती थी, मगर आज चुने मजबूर थी। एक आम दुकान पर चली गई। उस दुकान पर एक 30 साल का टेलर बैठा अपने कपड़े सिलाई करने में बिजी था। दुकान में और कोई कारीगर नहीं था। उससे मालूम होता कि उस पर काम का काफी लोड होगा, मगर बात करने में हर्ज क्या थी। यही सोचकर मैंने उसे नमस्ते किया। उसने नमस्ते का जवाब दिया और मुझे वहां देखने लगा जैसे मैंने उसकी में आकर कोई गलती ही हो। भाई साहब, क्या एक दिन मेरे कपड़े सिल जाएंगे? मैंने कपड़े वाला पन्नी उसके काउंटर पर रखते हुए कहा। दीदी, कोई समस्या नहीं है, आप कल सुबह लेकर आकर ले जाइएगा। उसने बड़े तसल्ली से जवाब दिया। अच्छा, वाकई मैं खुश हो गई। मैं आपको ज्यादा सिलाई दे दूंगी। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आइए मैं आपका नाप ले लूं। बस आपके लिए कपड़े कल लिख सिल जाएंगे। मैंने उसकी बात पर चौंक गई। मैंने तो कभी किसी आदमी को, टेलर को अपना नाप नहीं दिया था। मैं भला उसे कैसे नाप दे सकती थी? मैंने कहा कि मैं नाप दे नहीं दे सकती, पर मेरे नाप वाले कपड़े मैं अभी अपने घर से लेकर वापस आती हूँ। आधे घंटे लगेंगे। कपड़े लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम इन्हीं कपड़े से नाप से मेरा नया जोड़ा बना देना। उसने कहा, ठीक है। मैं गाड़ी से बैठकर आ गई। फटाफट अपने कपड़े ढूंढे और उसी तरह वापस जाकर टेलर को दे दिया। टेलर मेरे कपड़े लेकर खुश हो गया। बोला, बस आप सही नाप मिल गया है। मैं जल्दी ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा। आप सुबह 10 बजे आकर लेने आइएगा। आपकी बात पर मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात भर मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। सुबह मुझे वैसे भी लेट उठना था। 12 बजे मेरी आंख खुली। शादी करीब करीब 4 बजे शुरू होनी थी। मैंने हाथ मुंह धोकर टेलर की दुकान की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दिया। दुकान पर पहुंची तो यह जानकर मेरे खुशी के मारे टेलर की बारी जा रही थी। वह इतने खूबसूरत कपड़े सिलाई करके रखे थे। उन कपड़ों में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं थी, बल्कि उसने तो और भी सजावट कर रखी थी, जिससे मेरे कपड़े की खूबसूरती दुगनी हो गई थी। मैंने उसे ज्यादा सिलाई दे दी और खुशी खुशी अपने कपड़े लेकर आ गई। अपनी सहेली की शादी पे मैं गई तो सभी ने मेरे कपड़े की बड़ी तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सोच लिया कि आइंदा से मैं सारे कपड़े इसी टेलर से बनवाऊंगी। अगले दिन मैं शॉपिंग करके मॉल से निकली तो मुझे याद आया कि मेरे नाप वाले कपड़े तो उसी टेलर के पास रह गए हैं। मैं दुकान पर गई। उससे कहा कि अपने कपड़े तो बहुत अच्छी सिलाई किए, मगर मेरे नाप वाले कपड़े अपने वापस नहीं किए। आप मुझे वह वापस कर दो। वह इधर उधर ढूंढने लगा। सारी दुकान ढूंढ ली, मगर उसे वहीं कपड़े नहीं मिले। बोला, लगता है कि मैं आपके कपड़े घर ले गया हूँ। ऐसा कीजिए कि आप फिर किसी दिन आकर ले जाइएगा। मैं आपको वही कपड़े वापस कर दूंगा। उसने उस अंदाज की बातें करके मुझे जान छुड़ा ली। मैं कुछ बोल नहीं सकी। अब मैं उसे देखती तो लगता जैसे वो मुझे नजरें चुराता है। उसकी यह बात मेरे दिल की को अच्छी लगी। मुझे ना जाने क्यों वह अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं घर आई। मम्मी से पूछा कहाँ गई थी। मैंने उन्हें टेलर वाली बात बता दी। कहती हैं कि जब इंसान को कोई अच्छा लगता है तो वह बार बार उसी को बात करता है। मेरी बात सुनकर मम्मी की भी मालूम हो गया कि मेरे नाप वाले कपड़े टेलर के पास रह गए। मैं तो उस बात को भूल जाती। मम्मी ने मुझे कहा, बेटा, औरतों के कपड़े यूं किसी के पास रहे यह अच्छी बात नहीं है। किसी को भेज कर अपने नाप वाले कपड़े मंगवा लो। मम्मी की बात पर मैंने ध्यान करके बजाय मैं खुद ही उसकी दुकान पर पहुंच गई, जबकि मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी। भगवान न जाने इसमें क्या ऐसा था कि मैं उसकी दुकान की तरफ खींची चली जाती थी। मुझे तो यह भी याद नहीं रहा कि मैं एक अमीर घराने की इकलौती बेटी हूँ और एक मामूली से टेलर के आगे पीछे घूम रही हूँ। जब मैं उसकी दुकान पर गई तो आज एक अजीब सी खुशबू उस दुकान में थी। एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान में गई तो बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा, जैसे वह मुझे कई सालों से जानता हो। मैं उसे पहचान का ना सकी, ना ही मैं उसे जानती थी। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है। मैं उस बूढ़े को नजरअंदाज करके मैंने टेलर के को नमस्ते किया। बबलू ने जवाब दिया कि साथ ही नजरें झुकाई लिया के या क्या मैं इतनी हसीन थी, उसे मुझे देखने को क्या जरा भी अच्छा नहीं हुई। मैंने दिल से सोचा और उससे बातें करने लगी। तब उसने बड़ी इज्जत के साथ मुझे बताया कि मेरी कमीज को की नाप के साथ वह गुम हो गई है। उसके बदले में मैं आप
से पैजामा या पैलर वगैरह ले जा सकती हूँ। उसने एक पन्नी में बंद कपड़े में मेरी तरफ बढ़ा दिया। कपड़े लेकर मैं दुकान से बाहर आ गई। मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने अपने कपड़े साइड में रख दिए। मम्मी की बातें करते करते रात हो गई, पता ही नहीं चला कब हम सो गए। सुबह सुबह रजनी मेरे कमरे में आई। वह इस इतवार को हमारे कपड़े धोती थी। मैंने उनसे वह पन्नी पकड़ा। उसने पजामा निकाल कर देखा तो बोली, इसमें तो इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं, यह धोकर क्या करोगी। इसकी बात पर मैंने वह पजामा देखा तो उसमें वाकई जगह जगह सुराख थे, और सुराख भी ऐसे जैसे खुद कैंची के कटे हुए हों, बल्कि इनमें से बराबर बराबर जगह पर फटे गए थे। इसका मतलब था कि वह किसी जानवर या चूहे के काटते हुए कटा नहीं थे, बल्कि किसी ने सोच समझ कर काटे थे। मैं बहुत हैरान हुई। इतना माहिर टेलर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। और खैर अब तो मुझे दुकान पर जाने का एक और बहाना मिल गया था। उस दिन मैंने सोचा कि दुकान पर जाकर टेलर को इस बारे में पूछूंगी। फिर सोचा यूं तो ऐसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। ऐसा करती हूँ कि कोई नया जोड़ा खरीदती हूँ, फिर वह सिलवाने उसकी दुकान पर जाऊंगी। वह उसी बहाने से उसे भी देख लूंगी। आखिर वह मुझे देखता क्यों नहीं है। मैंने इसी वजह से दुकान से जाकर नए कपड़े लिए और बनवाने सिलवाने के काम को टेलर की दुकान पर चली गई। बबलू आज भी इसी तरह नजरें झुकाए बैठा था। मैंने काउंटर पर कपड़े रखे। उसने बिना मुझे देखे कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने कहा, तुम यूं मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे देखकर बात करे, मगर वहाँ यूं नजरें झुकाए खड़ा था जैसे वह मेरे दिल से इज्जत करता। मेरी और चाहत बढ़ती गई। मैं अक्सर उसकी दुकान के चक्कर लगाने लगी, जबकि मेरा सूट 5 दिन के बाद तैयार होने वाला था, मगर मैं 2 दिन बाद ही गई। बबलू को भी शायद अंदाजा हो गया था कि अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपने पापा को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर सच तो यह था कि मैं अब उसे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। घर में किसी को बताने की बजाय मैंने उस सबसे पहले अपनी सहेली रूपा को बताना। रूपा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात पर वह भी बहुत खुश हुई, कहने लगी, यह तो बड़ी अलग कहानी लगती है, लेकिन पहले मैं उसे टेलर से मिलूंगी। अगर वह एक अच्छा इंसान हुआ तभी अंकल आंटी से बात करूंगी। मैं खुशी खुशी उसे बबलू से मिलवाने उसकी दुकान पर ले गए। उसे देखते ही रूपा का दिमाग घूम गया। वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। मुझे अच्छी खासी सुनी भी और बोली, या तो ना कल का ना शकल का। मैं तो समझी थी कि बड़ा खूबसूरत होगा, मगर उसका तो उसकी हाइट अच्छी और ना ही उसकी सेहत। तुम्हें आखिरकार इसमें ऐसा क्या नजर आया? बस इसलिए वे वहाँ नजरें झुकाए रहा था। तुम उसी बात किसी से भी शादी कर लोगी? रूपा की बातें मुझ पर बहुत बुरी लगी। जैसे मैंने उसे कहा, तू कुछ नहीं, मगर उसने मेरी मोहब्बत को यूं धिक्कार दिया। वह मुझे अच्छी नहीं लगा। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अब बबलू से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। माँ बाप की बात करने से पहले मैंने बबलू से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने शांति भाव से जवाब दिया, दीदी आप रोजाना ही तो दुकान पर आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या जरूरत है। मैंने उसे डांट दिया, मुझे दीदी मत कहो, और दूसरी बात यह कि मैं इस दुनिया में नहीं तुमसे बार बार मिलना चाहती हूँ। खैर थोड़ी सी बात थी। वह एक होटल में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। शाम को फिक्स टाइम पर हम दोनों पहुंच गए। बबलू बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके साथ टेबल पर बैठी थी। हर कोई हर गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग हमारी जोड़ी से बहुत दिलचस्पी रखते हो। मैं भी बबलू को देखकर देखवारी जा रही थी, और वह उस माहौल में आकर काफी हैरान था और खुश भी हो रहा था। खाने का बिल मैंने पे कर दिया। खाना खाने के बाद मैंने बबलू से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में और कोई बात नहीं सिवाय उसके, मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर बबलू को पसीना आने लगा। उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। बोला, कहीं मैं आपको सपना तो नहीं देख रहा? मैंने चुटकी काटी और कहा कि तुम हकीकत में एक हसीन लड़की के पति बनने वाले हो। इस बात पर वह भी हंसने लगा। यूं मैंने उनसे शादी की बात कर ली, मगर अब समस्या मेरे घर वालों का था। भला वह मुझे करोड़पति लड़की की जायदाद वाली को एक टेलर के साथ क्यों शादी करते? मैं भी यह बात अपने माँ बाप से करने से हिचकिचा रही थी। मैंने सोचा कि पहले मम्मी को भरोसा दिलाती हूँ,
जब वह मेरी बात को समझ जाएंगी तो खुद ही पापा को बता दूंगी। उन दिनों मैंने परेशानी रहने का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं हर टाइम बिखरे बिखरे बालों और बेतुकी बातें की वजह से मामा का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। माँ मुझे पैसे देती, कहती बेटी जाओ आओ जाकर शॉपिंग करो, मगर मैं तो कुछ और ही चाहती थी। मैं एक दिन ने मम्मी की गोद में अपना सर रखकर पूछा, बताओ बेटी तुम क्यों परेशान हो? लगता है तुम्हें कोई अंदरूनी परेशानी है। अब तो मैं माँ के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया और कहा कि माँ मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि मैं बबलू से प्यार करती हूँ, इसलिए शादी की बात करनी थी। पर मैं जानती हूँ आप लोग मना कर देंगे, लेकिन मैं बबलू के लिए गुड़गुड़ कर मर जाऊंगी, मगर आप उसे कुछ ना कहो। मेरी बात पर माँ का दिल पिघल गया। वह बोली, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। अगर तू मुझे कोई पसंद है तो हम तेरी शादी उसी के साथ करा देंगे और फिर उसका कारोबार अच्छे से सेट करवा देंगे ताकि वह भी अपनी जिंदगी की हमारे टक्कर हो जाएगी। मम्मी की बात सुनकर मैं तो खिल उठी। मैंने जल्दी जाकर बबलू को यह बात बता दी कि माँ पापा शादी पर मान गए हैं। मगर शाम को जब पापा आए तो माँ ने उनसे इस बारे में बात की। पापा यह बात सुनते ही जैसे गुस्से से भड़क उठे। उनका यह रूप मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वह खुद मम्मी ने भी नहीं देखा था। इस तरह परेशान हर किए गए कि मैं देखती रह गई। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने किससे कहे कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने बाप से भी पूछे बिगैर कर लोगी? पापा मुझे डांटने लगे जबकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी। पापा का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यह बात इतनी जल्दी पापा को बता दी कि उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और बोले, तुमने मेरी आज़ादी का गलत फायदा उठा लिया है। मैंने तुम्हें इसलिए यह आज़ादी नहीं दी कि तुम एक गैर मामूली टेलर के साथ शादी करने की जिद करो। लड़की को कोरो कागज की तरीके होती है। एक बार तुम्हारी शादी उस भिखारी के साथ हो गई, उसके बाप को कोई तुम्हें मुंह न लगाना पसंद न करेगा। फिर मेरी दौलत भी किस काम की ना आएगी। तुम्हें अच्छा पति जिंदगी भर न मिलेगा। तुम्हारा यह फैसला तुम्हारी जिंदगी को तार-तार कर देगा। और ऐसा नहीं होगा कि तू पापा की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं बबलू से गहरी मोहब्बत करने लगी थी। मैं उसे किसी सूरत से खोना नहीं चाहती थी। मैंने पापा की विनती करना शुरू कर दी, मगर पापा के मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी राणा अंकल के बेटे पिंटू के साथ होगी और करीब करीब 6 महीने के बाद तुम्हारी विदाई होगी। पापा ने अभी तक मेरा रिश्ता शायद राणा अंकल से कहकर पक्की भी कर दी थी। बस बड़ों के बीच बात हो गई थी, खाली रस्म होनी बाकी थी। ये इस बात के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरी तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने सोच लिया कि मैं अब बबलू को पाकर ही रहूंगी। अपने पापा की बात को कभी नहीं मानूंगी। हमने तो जीने और मरने की कस्में साथ खाई थी, अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। तब मैंने एक दिन अपने माँ पापा के नाम पर एक खत लिखा और घर से निकल गई। मैं घर से थोड़ा सामान उठा लिया और कुछ पैसे भी साथ ले लिए। घर से निकल गई। गरीब शाम के 6 बजे थे। मेरा ख्याल था कि मेरे पापा मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी मैं रात की 11 बजे घर से निकली थी। पापा तो वैसे भी मुझसे कोई सवाल नहीं करते थे। उस दिन तो बस 6 बजे थे कि करीब जब मैं बबलू की दुकान के पास पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ देखा। यह देखकर मैं डर गई, भगवान ना करे मेरे बबलू को कुछ हो तो नहीं गया। कहीं कपड़े सिलाई करते करते हाथ ना कट गया हो। और मेरे दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे। मगर जब देखा तो बबलू के घसीटते हुए ले जा रहे थे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वर्दी में थे। उन लोगों ने बबलू को घसीट कर पुलिस के वैन में बिठाया था और थाने ले गए। चीखती चिल्लाती रह गई, मगर मेरी किसी ने एक न सुनी। मैं सब समझ गई कि यह सब मेरे पापा का किया धरा है। वह भला कब चाहते कि बबलू की हो जाए, इसलिए झूठे इल्जाम में उन्होंने बबलू को पुलिस में हवाले कर दिया होगा। मगर मैं भी धुन की पक्की थी। मैंने गाड़ी करवाई और जल्दी से थाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि बबलू का कोई कसूर नहीं है। अगर एक मामूली वकील भी उसके पैसे को देखता तो बबलू की जमानत हो जाती। मैं थाने पहुंची तो मैंने बबलू से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर बबलू उससे मिलने की परमिशन मिल गया। वह मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी हंसी सब कुछ बता रही थी कि मैं बबलू से मिलने पहुंची तो वह वाकई परेशान लग रहा था। मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला, तुम मेरी इस गलती की वजह से मुझे
छोड़ मत देना। भगवान न जाने मैंने क्या किया, या तो मुझे भी नहीं मालूम। किसी दुकानदार ने मुझे एक चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने तो आज तक चोरी नहीं की है। अब तुम ही बताओ मैं किसका क्या चोरी करूंगा, मेरे तो अपनी दुकान ही है। मैंने बबलू को तसल्ली दी, बबलू तुम फिक्र ना करो, सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। मैंने कहा मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलवा लूंगी। मैंने बबलू से ढेर सारी बातें की। जब उसे तसल्ली हो गया, मुझे भी पूरी उम्मीद हो गई कि वे वहां से निकल आए, तो मेरी नजर एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मुझे लगा कि वह मुझसे दिलचस्पी रखती है, तभी उसके पास चली गई, उससे बबलू का ख्याल रखने को कहा। तब मेरी बात पर वह हंसने लगी। दीदी तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात पर उस औरत ने हंसते हुए कहा। क्यों, उससे पागल वाली क्या बात है? मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और हमारी शादी होने वाली है, और तुम हो मैं पागल हूँ, उसका ख्याल भी ना रखूं? हाँ सही तो कह रही हूँ, लेडी कांस्टेबल ने कहा। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो क्या तुम उसके पीछे 10 और अमीर घर की लड़कियां पागल हैं, और वह तो सभी को उल्लू बना रहा है, और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत उस पर लुटाती रहती हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा। अगर यकीन नहीं हो तो किसी भी पूछ लो, तुम्हारा यह दीवाना लड़का जो बहू तुम्हारा हीरा बना फिरता है, या लड़कियों पर जादू करता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी दौलत लूटता है। उसके साथ एक ढोंगी बाबा भी होता है, उसको भी हम कई बार जेल में बंद कर चुके हैं, मगर फिर उसे कोई ना कोई छुड़ा कर ले जाता है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक ऐसे रोगियों को कठोर सजा दे, क्योंकि कोई ना कोई उसकी जमानत करवा जाता है। मगर तुम भगवान के लिए होश में आ जाओ और ऐसा लाजवाब लड़के के पीछे पड़ी हो, या तो खुद कमा कर नहीं खा सकता, अपनी माँ की पेंशन पर गुजारा करता है, दिन भर अपनी दुकान की अयाशियां करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जो कमाता है वही लुटा देता है। तुम्हें क्या खिलाएगा? लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर मेरा तो दिमाग हिल गया। सोच सकती थी कि मैं बबलू इससे पहले भी थाने की हवा खा चुका है, मगर उस औरत की बात पर मैं क्यों यकीन कर लेती। मैंने अपनी तरफ से वकील भी किया, उसके रुपए भी दिए और कहा कि बबलू का केस लड़ो। मेरे पास अभी तक पापा के लिए हुए पैसे बहुत थे, और उन दिनों एक हॉस्टल में रह रही थी। मेरा दिल में यही ख्याल आता कि वह सब मेरे पापा ने किया है, लेकिन जब वकील ने खुद उसकी जांच की तो पता चला कि वाकई बबलू उससे पहले भी कई बार जेल में रह चुका है। इस बात पर मुझे बहुत जोर से धक्का लगा। मैं किस से मोहब्बत कर बैठी थी और उसके पीछे पागल हो गई थी। 6 महीने में अपने पापा के छत के बगैर रहे, मुझे उसका भी अंदाजा हो गया था। और बबलू जो मेरे सामने नाटक करके हमेशा मुझसे पैसे लेता था, कुछ सच उसने अपने मुंह से भी उगल चुका था। मैंने उस बात पर भगवान की कृपा की, मैं गलत इंसान के साथ रिश्ता बांधने से बच गई। उस दिन मैंने वापस अपने पापा के घर गई तो पता नहीं सकती कि मैं किस तरह शर्मिंदा थी, मगर माँ पापा की बेरहमी थी कि उन्होंने मुझे फिर से माफ कर दिया। मगर पापा अभी मुझसे नाराज थे, मगर मैं जानती हूँ वह मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वह मुझे इस ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते हैं। कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।